नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद आर्यन पर। और मैं हूं आपका दोस्त आर्यन। देखिए दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। दोस्तों, ये जो अध्याय आपके 9th क्लास के चल रहे हैं, ये समझने के ज़्यादा हैं। और हम जो आपको यहाँ पर वीडियो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 9th के एमसीक्यूज़ के टाइप में कर रहे हैं। तो आज हम भारत के भौतिक स्वरूप के दो पार्ट यानी कि हिमालय पर्वत श्रृंखला और उत्तरी मैदान का जो एमसीक्यूज़ हैं वो लेकर के आए। इसके जो अगले पार्ट है उसकी वीडियो आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। बढ़ते हैं अपने आज के एमसीक्यूज़ की ओर। देखिए अपना आज का पहला प्रश्न। देखिए प्रश्न नंबर पहला, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी स्थल आकृति नहीं पाई जाती। स्थल आकृति यानी कि स्थल की आकृति नहीं पाई जाती। पर्वत एवं पठार, मैदान, मरुस्थल, द्वीप समूह और यार्डान। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों को पिछले अध्याय में बताया था भारत में पर्वत भी पाए जाते हैं, पठार भी पाए जाते हैं, मैदान भी पाए जाते हैं, मरुस्थल भी पाए जाते हैं और द्वीप समूह भी पाए जाते हैं। ओके दोस्तों, परंतु भारत में यार्डांग नहीं पाया जाता। देखिए दोस्तों, जैसा कि विकल्पों में अक्सर पूछा जाता है कि भारत में कौन सी स्थलाकृति नहीं पाई जाती है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, भारत में सभी प्रमुख स्थलाकृतियाँ पाई जाती हैं। पर्वत, पठार, मैदान और तटीय मैदान आदि। कोई भी ऐसी स्थलाकृति नहीं है फ्रेंड्स जो भारत में बिल्कुल भी ना पाई जाती हो। हालांकि कुछ विशिष्ट स्थलाकृतियाँ जैसे कि यार्डांग भारत में नहीं पाई जाती, क्योंकि ये मुख्य रूप से शुष्क रेगिस्तानी क्षेत्रों से जुड़ी होती है। ये भारत में आमतौर पर उपलब्ध ही नहीं है दोस्तों। देखिए प्रश्न नंबर दूसरा, भारत के भौतिक स्वरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प पहला, भूगर्भीय तौर पर प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। विकल्प दूसरा, हिमालय और उत्तरी मैदान हाल ही में बनी स्थलाकृतियां हैं। विकल्प तीसरा, उत्तरी जलोढ़ मैदान निक्षेप से बने। विकल्प चौथा, प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय या रूपांतरित शैलों वाली कम ऊंची पहाड़ियों में चौड़ी घाटियों से बना है। देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। केवल पहला, केवल दूसरा सत्य है, केवल तीसरा व चौथा सत्य है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, पहले इस प्रश्न का उत्तर देता हूँ। यहाँ पर जितने भी आपके विकल्प दिए गए हैं वह सभी सत्य हैं। देखिए पॉइंट नंबर पहले को समझते हैं। देखिए प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का सबसे प्राचीन भूभाग है। इसे भूमि का एक बहुत ही स्थिर भाग माना जाता है। स्थिर यानी कि दोस्तों जो हिलता डुलता ना हो। परंतु दोस्तों, हाल के समय में जो भूकंप आए उन भूकंपों ने इस बात को गलत साबित कर दिया कि जो प्रायद्वीपीय पठार है वो काफ़ी बहुत ही स्थिर भाग है। ओके दोस्तों, क्योंकि भूकंपों के कारण जिस भाग को स्थिर माना जाता था वो हिला थोड़ा बहुत, इसलिए इस बात को कंफर्म नहीं कह सकते कि प्रायद्वीपीय पठार आपका स्थिर भाग है। यह बहुत ही वैसे माना तो इसे बहुत ही स्थिर भाग जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, हिमालय और उत्तरी मैदान में बनी स्थलाकृतियाँ। देखिए भूगर्भ वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत एक अस्थिर भाग है, यानी कि हिलने डुलने वाला, क्योंकि ये टेक्टोनिक प्लेटों के टकराव से बना है। होता क्या है फ्रेंड्स, दो टेक्टोनिक प्लेट होती हैं, एक हल्की और एक भारी। जब दो टेक्टोनिक प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो हल्की वाली प्लेट उस प्लेट के भारी वाली प्लेट के ऊपर चढ़ने लगती है, जिससे कि पर्वतों का निर्माण होता है। उसी प्रकार हिमालय पर्वत अस्थिर है, क्योंकि टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से उसकी जो लंबाई है ऊंचाई में बढ़त हो रही है। हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलाकृति को दर्शाती है, जिसमें ऊंचे शिखर हैं, गहरी घाटियां हैं तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। पॉइंट नंबर तीसरा समझते हैं। देखिए उत्तरी मैदान जलोढ़ निक्षेपों से बने का मतलब ये है कि भारत के उत्तरी मैदान जो है गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदियों और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर जो तलछट लाए जाते हैं उनके जमाव से बने। इन निक्षेपों में क्या आता है दोस्तों, गाद आती है, बहा करके जो नदियाँ लाती है उसमें गाद आती है, रेत आती है, मिट्टी आती है, बजरी आती है। ये पदार्थ आते हैं जो समय के साथ मिलकर इस उपजाऊ मैदानी इलाके का निर्माण करते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने मैप भी लगाया है।
कि प्रायद्वीपीय जो हिस्सा है आपका, वो पूरा ये जो हिस्सा है आपका पूरा प्रायद्वीपीय हिस्सा माना जाता है। इस चीज़ को समझाने के लिए मैंने चित्र भी यहाँ पर दिया है। प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र जो है, जिसमें बिंदु बिंदु दिए गए हैं, ये पूरा प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर तीसरा, भारत की भौगोलिक आकृतियों को कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? 2 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में, 6 भागों में। तो फ्रेंड्स, भारत की भौगोलिक आकृतियों को 6 भागों में विभाजित किया जा सकता है। देखिए जो 6 भाग है दोस्तों, पहला है हिमालय पर्वतीय प्रदेश, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिमालय पर्वतीय प्रदेश। उत्तरी मैदान, बीच का हिस्सा उत्तरी मैदान कहलाता है आपका। प्रायद्वीपीय पठार, नीचे का जो लाल सा क्षेत्र दिख रहा है आपको ट्रायंगल रूप में, वो प्रायद्वीपीय पठार है। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल जो है आपका राजस्थान के क्षेत्र में स्थित है। तटीय मैदान, तटीय मैदान देखिए आपका तटीय मैदान है, दोनों साइड में आपका तटीय मैदान है, पूर्वी और आपका पश्चिमी। द्वीप समूह की अगर बात करें तो इस तरफ भी आपका द्वीप समूह है और इस तरफ भी आपका द्वीप समूह है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर चौथा, हिमालय पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत की उत्तरी सीमा में स्थित हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से वलित पर्वत श्रृंखला है। यह विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और ये एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। ये 2400 किमी की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का निर्माण करते हैं। हिमालय की चौड़ाई कश्मीर में 150 किमी तथा अरुणाचल प्रदेश में 400 किमी है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पे चौथे नंबर का जो विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि हिमालय की चौड़ाई जो है वो आपके कश्मीर में तो है 400 किलोमीटर और आपके अरुणाचल प्रदेश में है 150 किलोमीटर। कितनी है? 150 किलोमीटर। देखिए फ्रेंड्स, ये पर्वत श्रृंखला पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु नदी से लेकर के ब्रह्मपुत्र तक फैली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों एक बात और बता देता हूँ, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की ऊंचाई में विविधता पाई जाती है, और जबकि पश्चिमी हिमालय में चौड़ाई अधिक है। मैप में देखते हैं। देखिए आप लोग देख सकते हैं मैप में, ये जो हिमालय है, ये हिमालय पूरा आपको दे रखा है, डार्क कलर से दर्शाया गया है, पूरा हिमालय है। ओके दोस्तों, यहाँ आपके जम्मू कश्मीर वाले रीजन से लेकर के आपके उत्तराखंड तक का रीजन जो है, वहाँ तक हिमालय आपका दिखाया गया है। और दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में जो चट्टान है वो दोस्तों ऊंचाई में तो ज़्यादा हैं, परंतु दोस्तों पश्चिमी भाग के जो हिमालय है उस क्षेत्र की चौड़ाई ज़्यादा है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, क्षेत्र की चौड़ाई ज़्यादा है, जबकि इस क्षेत्र की चौड़ाई कम है, परंतु इस क्षेत्र में ज़्यादा ऊंची चट्टानें एवं शिखर मौजूद हैं। प्रश्न नंबर 5वां, देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय में बांटे गए 3 भागों के संदर्भों में से कौन सा विकल्प असत्य है? दोस्तों मैंने आपको बताया था, एक होते हैं अक्षांश, अक्षांश की अक्षांशीय रेखा है, और एक होते हैं देशांतर। ये मैं अपने पिछले अध्यायों में आप लोगों को समझा चुका हूँ। देशांतर आपके इस प्रकार चलते हैं पूरब से पश्चिम की ओर। ओके दोस्तों, तो देशांतरों की बात कर रहा है। देशांतरी विस्तार के साथ हिमालय के बांटे गए 3 भागों के संदर्भ में कौन सा विकल्प असत्य है? पहला हिमाद्री, जिसे बृहद हिमालय कहते हैं, हिमाचल जिसे लघु हिमालय कहते हैं, शिवालिक बाहरी हिमालय, या दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो सबसे अधिक असम है को महान हिमालय कहा जाता है। दोस्तों पहले तो मैं बता दूं, देशांतरी विस्तार के आधार पर हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। पहला आपका है हिमाद्री, दूसरा हिमाचल और तीसरा शिवालिक। ये बिल्कुल एक्यूरेट और सही है। अब चौथी लाइन देखते हैं, दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो सबसे अधिक असम है। तो दोस्तों दक्षिण की अगर बात करें तो ये मैंने चित्र लगाया हुआ है, हिमालय 3 भागों में है। जैसे कि सबसे पहला जो है बृहद हिमालय है, दूसरे नंबर वाला जो है आपका लघु हिमालय, तीसरे नंबर वाला शिवालिक हिमालय। तो यहाँ हम एक मैप बनाते हैं इस प्रकार से। तो मैंने आप लोगों को बताया था, इस तरफ पूरब होता है, इस तरफ पश्चिम है और उस तरफ उत्तर है, और नीचे की तरफ आपका दक्षिण है। अब देखिए, दक्षिण में स्थित श्रृंखला जो सबसे अधिक असम है को महान हिमालय कहा जाता है।
तो दोस्तों दक्षिण में जो आ रहा है वो आपका लघु हिमालय आ रहा है। कौन सा आ रहा है? लघु हिमालय। तो उसे महान हिमालय तो कहा ही नहीं जा सकता। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर आपका जो चौथे नंबर का विकल्प दिया गया है वो बिल्कुल गलत है। ओके दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर जो हिमालय है वो लघु हिमालय है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6, महान या आंतरिक हिमालय यह हिमाद्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला विकल्प, सबसे अधिक उत्तरी भाग में स्थित सतत श्रृंखला, इसमें 6000 मीटर की ऊंचाई औसत ऊंचाई वाले सर्वाधिक ऊंचे शिखर हैं। हिमालय के इस भाग का क्रोड ग्रेनाइट का बना है। यह श्रृंखला हमेशा बर्फ से ढकी रहती है तथा इससे बहुत सी हिमानियों का प्रभाव होता है। महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? केवल पहला, केवल दूसरा, केवल तीसरा व चौथा, या उपरोक्त तो सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर सबसे पहले बता देता हूँ। यहाँ पर जितने भी विकल्प दिए गए हैं वो सभी आपके सत्य हैं। अब देखिए दोस्तों, एक बात यहाँ पर समझाना चाहूँगा आपको विकल्प नंबर 34 से संबंधित, कि महान हिमालय के वलय की प्रकृति असममित है। देखिए महान हिमालय असममित प्रकृति का जो अर्थ है, इसका अर्थ है कि दक्षिण की ओर जो ढलान है वो अधिक तीव्र है जबकि उत्तर की ओर कम है। यह भिन्नता इस क्षेत्र की जलवायु और भू आकृतियों के कारण होती है, इसलिए इसे असममिति कहते हैं। क्योंकि दोस्तों पश्चिमी भाग में आर्द्रता कम होती है जिससे वहाँ बर्फ कम पाई जाती है, जबकि पूर्वी भाग में अधिक आर्द्रता एवं वर्षा के कारण बर्फ और घने वन पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिमालय या निम्न हिमालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाद्री के दक्षिण में स्थित श्रृंखला सबसे अधिक असम है। इन श्रृंखलाओं का निर्माण संपीड़ित एवं परिवर्तित शैलों से हुआ है। दूसरा, इनकी ऊंचाई 3700 मीटर से 4500 मीटर के बीच और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखलाएं सबसे लंबी एवं सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं। इसी श्रृंखला में कश्मीर की घाटी, हिमाचल के कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियां स्थित हैं। इस क्षेत्र को पहाड़ी नगरों के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों देखिए, केवल पहला असत्य है, केवल दूसरा व चौथा सत्य है, केवल तीसरा असत्य है और उपरोक्त सभी कथन असत्य है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका तीसरा विकल्प दिया गया है वह बिल्कुल असत्य है। क्यों असत्य है दोस्तों? वो इसलिए असत्य है दोस्तों कि आपकी जो धौलाधर पर्वत श्रृंखला और महाभारत पर्वत श्रृंखला ये सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला नहीं है। ओके दोस्तों, क्योंकि सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला आपकी पीर पंजाल है। कौन सी दोस्तों? पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला आपकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी तथा सबसे महत्वपूर्ण श्रृंखला है और आपकी धौलाधर एवं महाभारत श्रृंखला भी महत्वपूर्ण है परंतु सबसे लंबी नहीं है। धौलाधर और महाभारत श्रेणी की जो श्रृंखलाएं और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मध्य हिमालय एवं लघु हिमालय एवं लघु हिमालय की प्रमुख श्रेणियां हैं। ओके दोस्तों, धौलाधर जो है आपकी हिमाचल प्रदेश में, पीर पंजाल जो है आपकी हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर है वहाँ पर फैली हुई है। और महाभारत श्रेणी की जो पर्वत श्रृंखला है वो आपकी नेपाल में फैली हुई है। कहाँ फैली हुई है दोस्तों? नेपाल की ओर फैली हुई है। अब देखिए इसका पॉइंट नंबर में पहला आपको संपीड़ित का अर्थ और बता देता हूँ। आपकी विकल्प नंबर पहले में संपीड़ित शब्द आया है तो बता देता हूँ दोस्तों, इसका मतलब है चट्टानें बहुत अधिक दबाव में थीं जिससे उनके कण एक दूसरे से कसकर दब गए और उनका घनत्व बढ़ गया। और परिवर्तित कैसे हुई दोस्तों? यानी चट्टानों का मूल संरचना, बनावट और खनिज संरचना बदलाव आया। यह बदलाव दोस्तों तापमान, दबाव और तरल पदार्थों के कारण उत्पन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए हिमालय की जो मैंने आपको बताई थी कि धौलावीरा जो धौलाधर है आपकी वो यहाँ पर है और पीर पंजाल आपकी यहाँ पर है और कुल्लू वाली आपकी यहाँ पर है, इसे ग्रेट हिमालयन के नाम से जाना जाता है और महाभारत रेंज आपकी यहाँ पर है। तीनों रेंज मैंने यहाँ पर दिखा दी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8वां, हिमालय की बाहरी श्रृंखला शिवालिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके दोस्तों, इसकी चौड़ाई 10 से 50 किमी है तथा ऊंचाई 900 से 1100 मीटर के बीच है। यह श्रृंखला उत्तर में स्थित मुख्य हिमालय की श्रृंखलाओं से नदियों द्वारा लाई गई असंपीड़ित अवसादों से बनी है। ये घाटीय बजरी तथा जलोढ़ की मोटी परत से ढकी हुई है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच में स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, केवल पहला कथन असत्य है या दूसरा कथन असत्य है, तीसरा असत्य है या उपरोक्त आपके सभी कथन सत्य हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी आपके कथन दिए गए हैं ना, वो सारे के सारे ही कथन आपके सत्य हैं, कोई भी कथन असत्य नहीं है। और दोस्तों मैंने जैसा आप लोगों को बताया, हिमाचल और शिवालिक पहाड़ियों के बीच में एक लंबवत घाटी जिसे दून कहते हैं, उसके अंतर्गत कुछ प्रसिद्ध दून है दोस्तों, जैसे कि देहरादून, कोटली दून और आपका पाली दून। मैंने तीनों को चित्र के जरिए दिखाने की कोशिश की है। देखिए, मैंने देखिए पाटली दून, देहरादून और आपका कोटली दून, ये सारे दूनों को मैंने चित्र के जरिए यहाँ पर दिखाया है। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 9, भारत में स्थित हिमालय के शिखरों का मिलान कीजिए कि हिमालय का कौन सा शिखर कितना मीटर ऊंचा है। सबसे पहले आता है कंचनजंगा। कंचनजंगा दोस्तों भारत की हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। ये सिक्किम और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और भारत की भौगोलिक सीमाओं के भीतर ये सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। इसकी ऊंचाई के बारे में बता दूं दोस्तों, ये आपकी 8598 मीटर ऊंची है। अब दूसरा जो पर्वत है आपका वो होता है नंगा पर्वत। नंगा पर्वत आपका 8126 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ना, या फिर इतना ऊंचा है। अब आपका आता है नंदा देवी। नंदा देवी पर्वत के बारे में बता दें दोस्तों, नंदा देवी पर्वत आपका 7847 मीटर ऊंचा है। और ये दो पर्वत हैं दोस्तों, एक कामेट और नामचा बरुआ। ये दोनों पर्वतों की ऊंचाई समान है, 7756 मीटर। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 10, नेपाल में स्थित हिमालय के शिखरों का मिलान कीजिए, या नेपाल में जो हिमालय के जो शिखर हैं उनकी कितनी ऊंचाई है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट जो आपका नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई आपकी 8848 मीटर। और अगर मकालू की बात करें, मकालू 8481 मीटर ऊंचा है। और आपका धौलागिरी की बात करें 8172 मीटर ऊंचा है आपका। अन्नपूर्णा की अगर बात करें तो 8078 मीटर ऊंचा है आपका। अब आपका गुरुला मंदाता की बात करें तो 7728 मीटर ऊंचा है। फ्रेंड्स, जो आपका माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है। इसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। यह समुद्र तल से पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत है। यह नेपाल और चीन यानी कि तिब्बत सीमा पर स्थित है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित हिमालय के भाग को कहते हैं पंजाब हिमालय, या फिर सतलुज एवं काली नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहते हैं, या फिर काली तथा तिस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय को कहते हैं, या तिस्ता और दिहांग नदियों के स्थित हिमालय को कहते हैं। तो दोस्तों पंजाब हिमालय जो कहा जाता है आपका, वह कहलाता है आपका सतलुज और सिंध नदियों के बीच स्थित जो हिमालय है वो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? पंजाब हिमालय। यहीं पर दोस्तों कुछ कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ आप लोगों के। सतलुज और काली नदियाँ, इन दोनों नदियों के बीच जो हिमालय स्थित है उसे कुमाऊँ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुमाऊँ। लिख लेना फ्रेंड्स अपने नोट्स, अगर आप बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों। कुमाऊँ हिमालय। ओके, आगे बढ़ते हैं। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच स्थित हिमालय क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसको हम नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? नेपाल हिमालय। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के बीच हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? तो वो आपका नाम से जाना जाता है असम हिमालय। कौन सा दोस्तों? असम हिमालय के नाम से इसको जाना जाता है। देखिए दोस्तों,
उत्तर दक्षिण के अतिरिक्त हिमालय को पश्चिम से पूरब तक स्थित क्षेत्रों के आधार पर भी विभाजित किया जाता है। और ये विभाजन दोस्तों, या जो कह सकते हैं इन वर्गीकरणों को नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर किया गया है। पश्चिम से पूर्व तक क्रमशः इसे कश्मीर तथा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाता है। और नदियों के जो आधार पर जो विभाजन किया गया है, नदी घाटियों की सीमाओं के आधार पर 4 भागों में किया गया है: पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। अब कौन सा हिमालय किस नदियों के बीच स्थित है वो मैंने आपको इस प्रश्न के अंतर्गत बता दिया है। और आपके इस प्रश्न का उत्तर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आपके इस प्रश्न का उत्तर है आपका सतलुज एवं सिंधु नदी के बीच स्थित जो हिमालय है उसे पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर लगाया भी है, पंजाब हिमालय आपका ये रहा, कुमायूं हिमालय आपका ये रहा, नेपाल हिमालय आपका ये रहा और आपका आसाम हिमालय आपका ये रहा। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की सबसे पूर्वी सीमा बनाती है? कौन सी सीमा सबसे पूर्वी? इस प्रकार अगर हम देखेंगे तो सबसे पूर्वी बिंदु, ये सबसे पूर्वी सीमा कौन सी नदी बनाती है? सिंधु एवं सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदी, यमुना नदी। तो मैप में देखते हैं दोस्तों, अगर नदी की बात करें तो इस जगह पर आपकी सबसे पूर्वी पॉइंट की बात की जा रही है, तो इस जगह पर आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। मैप मैंने आगे लगाया हुआ है, देखते हैं। देखिए इस जगह पर जो आपकी निकल करके आ रही है वो नदी, वो आ रही ब्रह्मपुत्र नदी पूर्वी तरफ। तो इसका जो आपका प्रश्न है इसका उत्तर आपका हुआ ब्रह्मपुत्र नदी। अब एक चीज़ और बता देता हूं दोस्तों इसके साथ ही, कि जो सबसे पूर्वी सीमा बनाती है हिमालय के साथ वो आपकी ब्रह्मपुत्र नदी है। परंतु अगर प्रश्न आपसे पूछा जाए थोड़ा सा घुमाकर कि वह कौन सी नदी जो हिमालय की सबसे पश्चिमी सीमा बनाती है, तो उसका उत्तर आपका होगा सिंधु एवं सतलज नदी। ओके दोस्तों, सिंधु एवं सतलज नदी हिमालय की पश्चिमी सीमा बनाती है। सबसे पश्चिमी सीमा बनाने वाली नदियों के अंतर्गत ये दोनों आती हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए मैंने यहाँ पर दिखाया भी है पश्चिमी सीमा के लिए। देखिए सिंधु आपकी नदी पश्चिमी सीमा बना रही है और इस तरफ आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो मैंने थोड़ी देर पहले मैप में दिखाया था बना रही है सीमा आपकी, है ना, पूर्वी पॉइंट पर। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 13, पूर्वांचल एवं पूर्वी पहाड़ियाँ तथा पर्वत श्रृंखलाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देहांग महाखंड गार्ज के बाद हिमालय दक्षिण की ओर एक तीखा मोड़ बनाते हुए भारत की पूर्वी सीमा के साथ फैल जाता है। दोस्तों इस पॉइंट को यही की समझा देता हूँ। यह ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा मध्य हिमालय के नामचा पर्वत शिखर के पास निर्मित एक गहरी और सक्रिय घाटी है। जब नदी अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यह जो है एक वी आकार की घाटी है जिसकी दीवारें में खड़ी चट्टानें होती हैं। ओके दोस्तों, इस गार्ज का निर्माण नदी के तेज बहाव और हिमालय की कठोर चट्टानों को काट करके होता है। आगे बढ़ते हैं। ये पहाड़ियाँ उत्तरी पूर्वी राज्यों से होकर गुजरती हैं तथा मजबूत बलुआ पत्थरों जो अवसादी शैल से बने से बनी हैं। ये बात बिल्कुल आपकी दोस्तों सही है। ये देखिए ये घने जंगलों से ढकी हैं तथा अधिकतर समांतर श्रृंखलाओं एवं घाटियों के रूप में फैली है। ये बात भी सही है दोस्तों। पूर्वांचल में पटकाई, नागा, मिजो और मणिपुर पहाड़ियाँ शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? पहला सत्य है, दूसरा सत्य है, तीसरा व चौथा सत्य है। दोस्तों यहाँ पर आपके चारों ही विकल्प सत्य हैं। अब दोस्तों चौथे विकल्प के बारे में कुछ बता देता हूँ। पटकाई पहाड़ियाँ दोस्तों आपकी जो है आपकी भारत म्यांमार सीमा पर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और म्यांमार के हिस्से में है। अगर नागा पहाड़ियों की बात करें, नागालैंड और म्यांमार के बीच फैली हैं। मिजो पहाड़ियों की बात करें तो मिजोरम में स्थित हैं। और मणिपुर पहाड़ियों की बात करें तो नागालैंड के उत्तर और मिजोरम के दक्षिण में स्थित हैं। मैंने चित्र भी लगाया है इसका, आप देख सकते हैं। यहाँ देखो मिजो पहाड़ी है, नागा पहाड़ी है आपकी, और आपकी पटकरी, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर लगाई हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 14वां, भारत का उत्तरी मैदान किस मृदा से बना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। लवणीय एवं क्षारीय मृदा, जलोढ़ मृदा, लैटराइट या काली मृदा।
तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। कौन सी मृदा से बना है? जलोढ़ मृदा से। यह नदियों द्वारा बहाकर लाए गए अपसादों से बनी हुई होती है और ये बहुत अधिक उपजाऊ होती है। प्रश्न नंबर 15वां देखते हैं। भारत के उत्तरी मैदान का विस्तार कितने वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है? 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, 5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, 10 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, भारत का उत्तरी मैदान का विस्तार आपका 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में है। देखिए देखिए उत्तरी मैदान जो है 3 प्रमुख प्रणालियों सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों से बना है, जो कि सबसे अधिक उपजाऊ मैदान है। यह मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपथ में स्थित बड़े बेसिन, द्रोणों एवं जलोढ़ का निक्षेप हुआ, जिससे इस उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ। ओके दोस्तों, गिरिपथ क्या होता है? पर्वत का पैर की तरफ वाला, ये वाला नीचे की तरफ वाला हिस्सा। ओके दोस्तों, ये वाला हिस्सा गिरिपथ कहलाता है। देखिए, इसका विस्तार जो है आपका वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल है उत्तरी मैदान का। और अगर इसकी बात करें लंबाई कितना है, तो 2400 किमी लंबा है। और चौड़ाई की बात करें तो 240 से 320 किमी चौड़ा है। दोस्तों, यह सघन जनसंख्या निवास करती है, इसलिए इसे सघन जनसंख्या वाला भौगोलिक क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ पर समृद्ध मृदा, अच्छी क्वालिटी की मृदा का आवरण है, पर्याप्त पानी उपलब्ध है, अनुकूल जलवायु है कृषि के लिए, तो भारत का अत्यधिक उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 16वां। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा है? नदीय यानी कि नदी वाला। माजुली द्वीप, श्रीरंगम द्वीप, मुनरो द्वीप, श्रीरंगपट्टनम द्वीप। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो नदीय द्वीप है आपका, वो माजुली द्वीप है। कौन सा द्वीप है दोस्तों? माजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, जो दोस्तों असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। यह द्वीप भारत का भी सबसे बड़ा जो है, ये दुनिया, भारत के साथ साथ दोस्तों ये द्वीप दुनिया का भी सबसे बड़ा नदी द्वीप है। एक बात और बता देता हूँ दोस्तों यहीं पर आप लोगों को, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ जो हैं निक्षेपण का कार्य करती हैं, और नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है। ओके दोस्तों, जिसके कारण क्या होता है दोस्तों? नदी द्वीपों का निर्माण होता है। दोबारा बता देता हूँ, उत्तरी पर्वतों से आने वाली नदियाँ निक्षेपण का कार्य करती हैं, अपने साथ गाद, धूल, मिट्टी जो लाती हैं, कंकड़, शैल। तो दोस्तों उन नदियों के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिसके कारण दोस्तों नदीय द्वीपों का निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 17वां देखिए। नदियों के निचले भाग में एकत्रित गाद के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाना क्या कहलाता है? नदीय द्वीप कहलाता है, लहरें कहलाता है, वितरिकाएँ कहलाता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों नदियों के जो निचले भाग के अंतर्गत जो गाद हो जाती है, वो उसके कारण जो धाराएँ होती हैं वो काफ़ी सारी धाराओं में बट जाती हैं, वो आपकी वितरिकाएँ कहलाती हैं। क्या कहलाती है दोस्तों? वितरिकाएँ। दोस्तों नदियाँ अपने निचले भाग में गाद एकत्र हो जाने के कारण बहुत सी धाराओं में बट जाती हैं, इन धाराओं को वितरिका कहा जाता है। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 18वां। भारत के उत्तरी मैदान के 3 उपवर्गों के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? पंजाब का मैदान जो उत्तरी मैदान का पश्चिमी भाग है, गंगा का मैदान जो मध्य और पूर्वी भारत में फैला है, ब्रह्मपुत्र का मैदान जो उत्तरी मैदान का पूर्वी भाग है। ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज नदियों द्वारा हुआ है। दोस्तों भारत के उत्तरी मैदान के 3 उपवर्ग, तो एक तो है पंजाब का मैदान, गंगा का मैदान और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। परंतु दोस्तों ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण झेलम नदी द्वारा नहीं होता, ना चिनाब द्वारा होता है, ना रावी द्वारा होता है। नहीं, जितनी भी ये नदियाँ दी गई हैं नदियों द्वारा ब्रह्मपुत्र के मैदान का निर्माण नहीं होता। तो दोस्तों जो कथन गलत है आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग, वह आपका चौथा विकल्प यहाँ पर गलत दिया गया है। ओके दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जो आपका पंजाब का मैदान है इसका निर्माण आपका सिंधु नदी की जो सहायक नदी है झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज नदियों के कारण हुआ है। इस क्षेत्र में दोआब यानी कि 2 नदियों के बीच का क्षेत्र बहुत संख्या पाया जाता है और इसका बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। अब अगर बात करें गंगा के मैदान की, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाया गया है। यह कृषि की दृष्टि से भारत का सबसे उपजाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र है।
या मिट्टी में पर्याप्त पोषक तत्व पाए जाते हैं। अगर ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करें तो इसका निर्माण ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा होता है। ये क्षेत्र अपनी भौगोलिक विशिष्टताओं के लिए दोस्तों जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए, आकृतिक विभिन्नताओं के आधार पर उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया, यानी कि आकृति के अकॉर्डिंग जो भिन्नता है उसके आधार पर कितने भागों में बांटा गया, 1 में, 3 में, 2 में या 4 में। तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका उत्तर है 4 भागों में बांटा गया है। वो 4 भाग दोस्तों आपका भाबर, बांगड़, तराई और खादर है। अब देखिए प्रश्न नंबर 20वां, नदियों पर्वतों से नीचे उतरते समय शिवालिक की ढाल पर 8 से लेकर के 16 किमी की चौड़ी पट्टी में गुट्टिका का निक्षेपण करती हैं को किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से जाना जाता है, तराई के नाम से, बांगर के नाम से या खादर के नाम से? तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, भाबर के नाम से जाना जाता है। देखिए दोस्तों, जितनी भी नदियां हैं आपकी या सरिताएं हैं, इस आपकी जो भाबर पट्टी है दोस्तों, इसमें विलुप्त हो जाती हैं। यह नदियां द्वारा लाए गए बड़े बड़े कंकड़ों और पत्थरों से बनी हुई होती हैं। जो आपकी भाबर है, नदियों द्वारा लाए गए बड़े बड़े कंकड़ों और पत्थरों से बनी हुई होती हैं। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 21वां, भाबर पट्टी के दक्षिण में स्थित ये सरिताएं एवं नदियां पुनः निकल आती हैं एवं नम तथा दलदली क्षेत्रों का निर्माण करती हैं को किस नाम से जाना जाता है? भाबर के नाम से जानते हैं, तराई के नाम से जानते हैं, बागर के नाम से जानते हैं, खादर के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों इन्हें तराई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तराई। दोस्तों भाबर के ठीक दक्षिण में तराई का प्रदेश आता है। यह भाबर के नीचे छुपी हुई धारा के पुनर्जीवित होने का क्षेत्र है। दोस्तों यह वन्य प्राणियों से भरा घने जंगलों का क्षेत्र है। और दोस्तों बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को कृषि योग्य भूमि उपलब्ध कराने के लिए इस जंगल को काटा जा चुका है वर्तमान में। देखिए प्रश्न नंबर 22वां, नदी मैदान के संदर्भ में दो आपका अर्थ है, दो नदियों के किनारे का भाग या आपका दो नदियों के बीच का भाग या दोनों, विकल्प पहला और दूसरा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दो नदियों के बीच के भाग को दो आप कहते हैं। दो आप शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, दो तथा आव, और इसका मतलब क्या है दोस्तों? पानी। उसी प्रकार दोस्तों पंजाब भी दो शब्दों के मिलने से बना है। पंज का अर्थ तो दोस्तों 5 और आब का अर्थ है पानी, यानी पंजाब में 5 नदियां हैं, इसलिए उसको पंजाब का नाम दिया गया है। ओके दोस्तों, अब देखिए प्रश्न नंबर 23वां, भांगर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है, पुराने जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो नदियों के बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित है, बांगर के दक्षिण में स्थित है और नदियों के बाढ़ के मैदान में पाए जाने वाले जलोढ़ से बना है, या बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। या पहला व दूसरा दोनों कथन सत्य हैं, उपरोक्त में से कोई भी कथन सत्य नहीं, यानी कि सब असत्य हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जो आपका भांगर है ये आपका उत्तरी मैदान का सबसे बड़ा भाग है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी से बना है, जो नदियों के बाढ़ के मैदानों के ऊपर स्थित है। इस क्षेत्र की मृदा में चूर्णीदार निक्षेप पाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में कंकड़ भी कहा जाता है। अब दोस्तों नीचे वाला जो शब्द दिया गया है आपका, वो खादर के लिए दिया गया है। किसके लिए दिया गया? खादर के लिए। जो क्वालिटी या दर्शा रहा है दूसरे नंबर का विकल्प, वो खादर की क्वालिटी दर्शा रहा है आपका। खादर में क्या है दोस्तों? ये बांगर के दक्षिण में स्थित है और नदियों के बाढ़ के मैदानों में पाए जाने वाले नए जलोढ़ से बना है, और दोस्तों ये बांगर की तुलना में अधिक उपजाऊ होता है। दोस्तों बाढ़ वाले मैदानों में नए तथा युवा निक्षेपों को खादर कहा जाता है। इनका लगभग प्रत्येक वर्ष पुनर्निर्माण होता है, इसलिए उपजाऊ होते हैं तथा गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। किसके लिए आदर्श माने जाते हैं? गहन खेती के लिए आदर्श माने जाते हैं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो का जो नेक्स्ट पार्ट है जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद दोस्तों।